नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ख़ास किताब के आखिरी पड़ाव पर चर्चा करने वाले हैं। नील डोनाल्ड वॉल्श की कॉन्वर्सेशंस विद गॉड बुक 2। हम इसके अंतिम अध्याय यानी चैप्टर 14 को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ एक किताब का अंत नहीं है। बिल्कुल। लेखक के हिसाब से तो ये मानवता के लिए एक बहुत जरूरी पैगाम है, एक बदलाव का बुलावा। बिल्कुल। और ये बुलावा, जैसा आपने कहा, एक चेतावनी के साथ भी आता है। लेखक साफ कहते हैं कि भाई, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो टिकाऊ नहीं है, शायद तबाही की तरफ ले जा रहा है। हाँ, ये थोड़ी सीधी बात है, शायद कुछ लोगों को कठोर भी लगे, पर उनका मकसद मुझे लगता है डराना नहीं है, बल्कि जगाना है कि देखो, कुछ करने की जरूरत है। सही कहा। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी कि लेखक ये जो सामूहिक चेतना में बदलाव की बात करते हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारी, दुनिया पर एक पॉजिटिव असर डालने के लिए वो क्या रास्ते सुझाते हैं। क्या वाकई हालात इतने गंभीर हैं, और अगर हाँ, तो फिर उम्मीद कहाँ से आएगी। हम इस चैप्टर के जो मूल विचार हैं, कुछ संगठनों का जिक्र भी है इसमें, उनकी सोच और व्यक्तिगत विकास से जुड़े संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, बढ़िया। तो शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत ही इस बहुत दमदार विचार से होती है कि इंसानियत के जो अब तक के तौर तरीके रहे हैं वो एक तरह से नाकाम रहे हैं और हमें लगभग बर्बादी के किनारे पर ले आए हैं। लेखक मानते हैं कि अगर हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सार्थक छोड़ना है तो हमें बदलना ही होगा। हाँ, ये सीधी चुनौती है हमारे जीने के तरीके को। पर इसमें एक दिलचस्प बात भी है। लेखक इसे किसी निराशा के पल की तरह नहीं देखते, बल्कि वो कहते हैं कि ये एक अभूतपूर्व मौका है उन रुकावटों को हटाने का जिन्होंने हमें अपनी पूरी क्षमता, अपनी असलियत तक पहुंचने से रोक रखा है। तो ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर हो सकता है। हाँ, एक नई शुरुआत। और यहीं पर वो नई सोच आंदोलन यानी न्यू थॉट मूवमेंट का जिक्र करते हैं, है ना? बिल्कुल। और वो साफ करते हैं कि ये कोई ऑफिस या बिल्डिंग वाला संगठन नहीं है। हाँ। ये एक सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया है, जैसे एक सोच के स्तर से दूसरे पर जाना, एक वाइब्रेशन शिफ्ट, ऐसा कुछ। अच्छा, इसे समझने के लिए वो शायद 100वां बंदर सिद्धांत या क्रिटिकल मास का भी हवाला देते हैं। हाँ, बिल्कुल। 100th मंकी थ्योरी और क्रिटिकल मास। ये सिद्धांत क्या कहते हैं कि जब एक खास संख्या में लोग, एक क्रिटिकल नंबर, हाँ। किसी नई सोच या व्यवहार को अपना लेते हैं, हाँ। वो 100वां बंदर, हाँ। तो अचानक पता नहीं कैसे पूरी आबादी में वो बदलाव फैल जाता है। अरे वाह। जैसे कोई अनदेखा कनेक्शन हो। अरे वाह। तो ये दिखाता है कि बदलाव के लिए शायद हर एक इंसान का बदलना जरूरी नहीं, बस एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचना काफी है। तो ये जो सामूहिक चेतना है, यही वो इंजन है, वो शक्ति है जो हमारे ग्रह पर हमारे अनुभवों को चला रही है, ऐसा लेखक मानते हैं। हाँ, वो उसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि इस किताब को लिखने का, या शायद उनके पूरे काम का ही एक बड़ा मकसद यही है, इसी सामूहिक चेतना को ऊपर उठाना। ये संदेश सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये उनके जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए था। और अब जो भी इसे पढ़ रहा है वो उस चेन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन यहाँ एक पेंच जैसा लगता है। लेखक खुद कहते हैं कि ज्यादातर लोग अंदर ही अंदर ये महसूस करते हैं कि दुनिया में कुछ गड़बड़ है, चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम सब मिलके कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाते? ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, ये एक विरोधाभास लगता है, पर इसका जवाब लेखक के अनुसार इस बात में छिपा है कि हम व्यक्तिगत जागरूकता को सामूहिक कार्रवाई में कैसे बदलें। सिर्फ ये मान लेना कि हाँ भाई, बदलाव जरूरी है, ये काफी नहीं है। सिर्फ इस संदेश को जीना या फैलाना भी शायद पूरी तरह से काम ना करे। तो फिर क्या करना होगा? लेखक जोर देते हैं कि हमें सक्रिय रूप से उन समूहों और संगठनों से जुड़ना होगा जो पहले से ही मिलते जुलते लक्ष्यों के लिए काम कर रहे हैं। मतलब अपनी सोच को एक्शन में बदलना, और अकेले नहीं बल्कि मिलकर, संगठित होकर। अच्छा, और इसी सिलसिले में वो कुछ कॉन्क्रीट उदाहरण भी देते हैं ना? कुछ समूहों का जिक्र करते हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। जैसे पहला नाम आता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स। जी हाँ, इकोनॉमिक्स। इसके पीछे की सोच बड़ी अनोखी है। इसके संस्थापक थे डेनिस वीवर। उन्होंने ही ये शब्द गढ़ा, इकोनॉमिक्स। मूल विचार ये है कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, ये दुश्मन नहीं है। अक्सर इन्हें आमने सामने खड़ा किया जाता है। हाँ बिल्कुल, या तो पर्यावरण बचा लो या विकास कर लो। सही कहा। पर उनका तर्क है कि ग्रह पर जीवन को बेहतर बनाने का एकमात्र टिकाऊ तरीका, वो तरीका जो लंबा चले, वो इन दोनों को मिलाने से ही मिलेगा। तो ये संस्थान करता क्या है असल में?
ये बिजनेस सेक्टर और जो पर्यावरण के लिए काम करने वाले संगठन हैं, उनके बीच एक पुल बनाने का काम करता है। ये दिखाने की कोशिश करता है कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए भी आर्थिक रूप से सफल हुआ जा सकता है। ये उस सोच को चुनौती देता है कि विकास के लिए पर्यावरण की बलि देनी ही पड़ेगी। ये तो बहुत जरूरी काम है। अच्छा, जो लोग इस सोच से जुड़ना चाहें, उनके लिए संपर्क सूत्र हम अपने शो नोट्स में डाल देंगे। हाँ, जरूर। एक और महत्वपूर्ण संगठन जिसका जिक्र है वो है फाउंडेशन फॉर एथिक्स एंड मीनिंग। इसे माइकल लर्नर ने शुरू किया था। इनका लक्ष्य तो और भी बड़ा है। ये अमेरिकी समाज और शायद कहें तो पूरे आधुनिक समाज की बॉटम लाइन को ही बदलना चाहते हैं। बॉटम लाइन मतलब सफलता का पैमाना? हाँ, बिल्कुल। अभी बॉटम लाइन क्या है? पैसा, ताकत, मुनाफा, है ना? लर्नर का तर्क है कि सफलता का असली पैमाना ये होना चाहिए कि कोई नीति, कोई कानून, कोई कॉरपोरेशन हमारे आपसी प्रेम, हमारी देखभाल की भावना, नैतिकता, आध्यात्मिकता और पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता को कितना बढ़ा रहा है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है। मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही सफलता नहीं है। नहीं, सफलता ये है कि क्या हम बेहतर इंसान बन रहे हैं, क्या हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, क्या हम धरती का ख्याल रख रहे हैं। ये सवाल पूछने की बात है। ये मानवीय और आत्मिक मूल्यों को केंद्र में लाने की कोशिश है। इनके कुछ पहले भी शायद इसी सोच पर आधारित है, जैसे वो सरकारी ठेकों वाली बात। हाँ, वो सुझाव देते हैं कि किसी कंपनी को सरकारी ठेका देने से पहले या उसके लाइसेंस को रिन्यू करते समय ये देखा जाए कि उसकी सामाजिक जिम्मेदारी का रिकॉर्ड कैसा है। क्या वो समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? ये सिर्फ बातें नहीं, बल्कि सिस्टम में बदलाव लाने के ठोस प्रस्ताव हैं। इस फाउंडेशन और माइकल लर्नर की किताब द पॉलिटिक्स ऑफ मीनिंग या टिक्कुन पत्रिका के बारे में भी ज्यादा जानकारी शो नोट्स में दे देंगे। अच्छा, तीसरा जिक्र आता है सेंटर फॉर विजनरी लीडरशिप का। इसके संस्थापक कॉरिन मैकलॉगन और गॉर्डन डेविडसन हैं। ये स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स जैसी किताबों के लेखक भी हैं शायद। जी हाँ, वही। इनका फोकस है सामाजिक समस्याओं के लिए आध्यात्मिक नजरिया, स्पिरिचुअल इनसाइट्स और पूरी व्यवस्था को ध्यान में रखने वाले समाधान, मतलब होल सिस्टम सॉल्यूशंस खोजने पर। ये मानते हैं कि जो बाहरी समस्याएं हमें दिखती हैं, उनकी जड़ें अक्सर हमारे अंदर के मूल्यों और चेतना में होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह? हाँ, ये मूल्यों पर आधारित लीडरशिप के लिए ट्रेनिंग और कार्यक्रम आयोजित करते हैं। लीडर्स को एक अलग तरह से सोचने और काम करने के लिए तैयार करते हैं। उनका एक खास कार्यक्रम है नागरिक संवाद, यानी सिटीजन डायलॉग्स। इसका मकसद उन गहरे विभाजनकारी मुद्दों पर बातचीत शुरू करना है जो हमें दुनिया भर में बांटते हैं। ये सिर्फ बहस नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और मिलकर हल खोजने की कोशिश है। ये भी बहुत जरूरी काम लगता है आज के समय में। इसकी जानकारी भी हम शो नोट्स में दे देंगे। और फिर आखिर में लेखक अपने ही फाउंडेशन का जिक्र करते हैं, रिक्रिएशन फाउंडेशन। इसे उन्होंने अपनी पत्नी नैन्सी के साथ शुरू किया था। इसका मकसद बड़ा सीधा और गहरा है, लोगों को खुद से वापस मिलाना। गिव पीपल बैक टू देमसेल्व्स। लोगों को खुद से वापस मिलाना, इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझाएंगे? मतलब यह है कि हम लोग अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में, बाहरी उम्मीदों में, समाज के दबाव में अक्सर खुद को भूल जाते हैं, अपनी असलियत को, अपनी आत्मा की आवाज को, है ना? तो ये फाउंडेशन लोगों को फिर से अपनी उस भीतरी सच्चाई से, अपने असली स्वरूप से जुड़ने में मदद करना चाहता है। क्योंकि लेखक का मानना है कि जब लोग खुद से जुड़ते हैं, तभी उनमें दुनिया को बदलने की असली ताकत आती है। अच्छा, तो ये करते कैसे हैं? क्या इनके कोई कार्यक्रम होते हैं? हाँ, ये न्यूज़लेटर निकालते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, सेमिनार, रिट्रीट, लेक्चर वगैरह आयोजित करते हैं। और वो चाहते हैं कि ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने अपनी फीस कम रखी है और ज़रूरत पड़ने पर स्कॉलरशिप भी देते हैं। ये अच्छी बात है। उनका एक बड़ा सपना भी है, आध्यात्मिकता और शासन यानी स्पिरिचुअलिटी और गवर्नेंस को जोड़ने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना। सोचिए जरा, अगर दुनिया के नेता डर, लालच या स्वार्थ के बजाय अपनी उच्चतम आध्यात्मिक समझ के आधार पर फैसले लेने लगें, तो दुनिया कैसी होगी? ये तो वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सोचने में कितना सुकून है। इस फाउंडेशन से जुड़ने की जानकारी भी शो नोट्स में रहेगी। तो इन सभी संगठनों का जिक्र करने का शायद मकसद यही दिखाना है कि बदलाव सिर्फ एक ख्याल नहीं है, जमीन पर लोग इसके लिए काम कर रहे हैं और कई अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये उस आम सवाल का जवाब देने की कोशिश भी है जो बहुत से लोग पूछते हैं, हाँ ये सब ठीक है, पर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, है ना? व्हाट कैन आई डू? लेखक कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
वो हमें एक तरह से न्योता देते हैं, संदेशवाहक बनिए, मैसेंजर बनिए, आध्यात्मिक कार्यकर्ता बनिए, स्पिरिचुअल वर्कर, रोशनी लाने वाले बनिए, ब्रिंगर ऑफ द लाइट। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना आसान शायद नहीं होता होगा। लेखक खुद भी मानते हैं कि ये बातें कुछ लोगों को असहज कर सकती हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये असहजता क्यों होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि हमारे आराम के दायरे को चुनौती देती है, हमारे जमे जमाए विश्वासों को हिलाती है, हमारे जीने के जो स्थापित तरीके हैं उन पर सवाल उठाती है। जब कोई कहता है कि भाई आप जिस रास्ते पर सालों से चल रहे हैं वो शायद सही नहीं है, तो थोड़ा धक्का तो लगता ही है। तो इस असहजता का क्या करें? इससे भागें? नहीं, भागे नहीं। लेखक के अनुसार इसे विकास का संकेत समझें। एक मशहूर कहावत है ना, जिंदगी हमारे आराम के दायरे के खत्म होने पर शुरू होती है। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ अ कंफर्ट जोन। जब हमें चुनौती मिलती है, जब हम असहज होते हैं, तभी हम असल में आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि इन विचारों को आंख बंद करके मान लिया जाए। अच्छा, तो फिर क्या करना है? सवाल पूछें। खुद लेखक कहते हैं कि ईश्वर भी चाहेगा कि हम सवाल करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, आंख बंद करके मानने वाले नहीं। किताब में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, खजाना जवाब में नहीं, सवाल में है। द ट्रेजर इज इन द क्वेश्चन, नॉट इन द आंसर। वाओ! तो इन विचारों को मानना या ना मानना एक बात है, लेकिन इन पर सोचना, सवाल उठाना, अपने जीवन के संदर्भ में इन्हें परखना, असली विकास वहीं से शुरू होता है। और व्यक्तिगत बदलाव की बात हो रही है तो लेखक अध्याय के आखिर में खुद अपनी जिंदगी में आए बदलावों का भी जिक्र करते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, उन्होंने इसे जिया है। हाँ, वो बहुत ईमानदारी से बताते हैं कि कैसे उनके अपने बच्चों के साथ रिश्ते सुधरे, कैसे उन्हें एक साथी मिला, नैन्सी, और कैसे उन्होंने अपने अतीत की गलतियों के लिए खुद को माफ किया। ये बहुत ही पर्सनल और प्रेरणादायक हिस्सा है। इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख ये है कि हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं। हम जो कल थे वो हमें आज परिभाषित नहीं करता। हम अपना सबसे शानदार भविष्य तब बनाते हैं जब हम आज इस पल में अपने सबसे ऊंचे आदर्शों के अनुसार, अपने ग्रैंडेस्ट विजन के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। ये अतीत को मिटाने की बात नहीं है, बल्कि वर्तमान में अपनी पूरी क्षमता से जीने की बात है, हर पल। और अध्याय के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही खूबसूरत कविता का जिक्र है, फ्रांसीसी कवि गियोम अपोलिनिया की। हाँ, वो अद्भुत कविता है। किनारे पर आओ, हम नहीं आ सकते, हमें डर लगता है। किनारे पर आओ, हम नहीं आ सकते, हम गिर जाएंगे। किनारे पर आओ। और वे आए और उसने उन्हें धक्का दिया और वे उड़ गए। अरे वाह, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले बात है। इसका गहरा मतलब क्या है यहाँ पे? मेरे हिसाब से ये डर पर काबू पाने और अपनी असली क्षमता को पहचानने का प्रतीक है। वो किनारा, वो एज, हमारे डर की सीमा है, हमारे कंफर्ट जोन का अंत। हमें लगता है कि वहां खतरा है, हम गिर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन लेखक और वो कविता कह रही है कि नहीं, वहीं से तो उड़ान शुरू होती है। वहीं पर एडवेंचर है, नए अवसर हैं, असली सृजन है। ये पूरी किताब और खासकर ये अध्याय हमें उसी किनारे पर आने का न्योता है, ताकि हम डर को पीछे छोड़कर मिलकर एक नई दुनिया की ओर उड़ सकें। तो कुल मिलाकर ये अध्याय हमें यही याद दिलाता है कि दुनिया को बदलने की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं, हमारे अंदर से होती है। अपनी सोच बदलने से, अपने डर का सामना करने से। और फिर ये बदलाव तब ताकतवर बनता है जब हम जैसे और लोग जो यही चाहते हैं उनके साथ जुड़ते हैं और मिलकर काम करते हैं। ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि जीने का एक न्योता है। बिल्कुल सही कहा। ये स्रोत हमें सिर्फ दर्शक बने रहने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि इस कहानी में, इस बदलाव में सक्रिय भागीदार बनने के लिए उकसा रहा है। और यहां रुककर सोचने वाली बात यह है, एक सवाल जो शायद हम सब खुद से पूछ सकते हैं। अगर ये सच है, जैसा कि लेखक दावा करते हैं, कि हमारी व्यक्तिगत चेतना मिलकर हमारी सामूहिक हकीकत बनाती है, तो फिर हर व्यक्ति आज इसी पल अपने विचारों से, अपने विश्वासों से और अपने कामों से किस तरह की दुनिया रचने में योगदान दे रहा है? क्या हमारे काम डर से चल रहे हैं या हमारी उच्चतम आध्यात्मिक समझ से? ये सवाल शायद इस पूरी चर्चा का सार है, और इसका जवाब हम में से हर एक को अपने अंदर ही खोजना होगा।